नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर आनंद क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अधिगम के पिछले वीडियो में हमने क्लारक हल का पुनर्बलन, प्रबलन एवं सबलीकरण के सिद्धांत के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं समीपता या प्रतिस्थापन का सिद्धांत। समीपता या प्रतिस्थापन का सिद्धांत कॉन्टिग्यूअस थ्योरी ऑफ लर्निंग, जिसका प्रतिपादन E.R. गुथरी अर्थात एडविन गुथरी के द्वारा किया गया है। एडविन गुथरी के द्वारा किया गया है, ठीक है। एडविन गुथरी ने अपने सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो सर्वप्रथम कब किया? अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1952 ईस्वी में किया। कब किया? 1952 ईस्वी में किया। 1952 ईस्वी में एडविन गुथरी ने एक पुस्तक का प्रकाशन किया और इस पुस्तक का नाम था साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। क्या नाम था? साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग 1952 ईस्वी में साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग इस पुस्तक का प्रकाशन किया और प्रकाशन करने के साथ 1952 ईस्वी में इसी पुस्तक के अंतर्गत अपना समीपता या प्रतिस्थापन का सिद्धांत है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ठीक है। एडविन गुथरी ने अपने सिद्धांत में सर्वप्रथम थॉर्नडाइक का जो एसआर सिद्धांत, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, थॉर्नडाइक का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, क्लारक हल का सीआर थ्योरी, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी, इसके अलावा स्किनर का आरएस थ्योरी, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत, और साथ ही क्लारक हल का रेस्पॉन्स थ्योरी ऑफ रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग, पुनर्बलन, प्रबलन एवं सबलीकरण का जो सिद्धांत था, इन सारे सिद्धांतों का खंडन किया। सारे सिद्धांतों का क्या किया? खंडन किया। सारे सिद्धांतों का खंडन किया सबसे पहले, ठीक है। एडविन गुथरी ने 1952 ईस्वी में एक पुस्तक का प्रकाशन करवाया जिसका नाम था साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। इस पुस्तक का प्रकाशन करवाया। प्रकाशन करवाने के बाद इसी पुस्तक के अंतर्गत अपना जो समीपता या प्रतिस्थापन का सिद्धांत था, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्या किया? प्रतिपादन किया। प्रतिपादन करने के साथ थॉर्नडाइक की एसआर थ्योरी, पावलोव की सीआर थ्योरी, स्किनर की आरएस थ्योरी और क्लारक हल के रेनफोर्समेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग का जो सिद्धांत था, इन सिद्धांतों का खंडन किया। क्या किया? खंडन किया। खंडन क्यों किया? खंडन इस आधार पर किया कि इससे गुथरी का मानना था, गुथरी का मानना था कि सीखना, क्या करना? सीखना, उद्दीपक सीखना, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच, सीखना, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य पुनर्बलन के आधार पर नहीं होता। पुनर्बलन के आधार पर नहीं होता। पुनर्बलन के आधार पर नहीं होता, बल्कि सीखना, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य, उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य समीपता स्थापित करना है। समीपता स्थापित करना है। समीपता स्थापित करना है अर्थात सीखना तब होता है, अर्थात सीखना तब होता है जब अनेक उद्दीपकों
अनेक उद्दीपकों एवं अनुक्रिया अनेक उद्दीपकों एवं अनुक्रियाओं के मध्य समीपता निश्चित समय एवं दूरी पर होती है। निश्चित समय एवं दूरी पर होती है। ठीक है कि एडविन गुथरी ने थॉर्नडाइक के एसआर थ्योरी, पावलोव की सीआर थ्योरी, स्क्लेर की आरएस थ्योरी और क्लार्क के हल्के रेनफोर्समेंट थ्योरी का खंडन क्यों किया? इस आधार पर किया रिट की जो 2018 की एग्जाम लगी थी, रिट 2018 में यहां से एक प्रश्न पूछा भी जा चुका है। यहां से एक प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन को स्वीकार नहीं करता है? निम्न में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन को स्वीकार नहीं करता है? हमारे पास में विकल्प है, पहला जो विकल्प है वो है एसआर थ्योरी, दूसरा जो विकल्प है वो है सीआर थ्योरी, तीसरा विकल्प है वो है आरएस थ्योरी और चौथा विकल्प है वो है कंटिन्यूअस थ्योरी। ठीक है, ये प्रश्न पूछा था कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत या फिर समीपता या प्रतिस्थापन का सिद्धांत है। निम्न में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन को स्वीकार नहीं करता है? तो गुथरी का समीपता एवं प्रतिस्थापन का सिद्धांत है, वो पुनर्बलन को स्वीकार नहीं करता है। कैसे नहीं करता? ये लाइन इस बात को पूरी तरह से प्रतिपादित कर रही है, स्पष्ट कर रही है। एसआर थ्योरी में थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत पर सर्वाधिक अभ्यास पर बल दिया। किस पर बल दिया? अभ्यास पर बल दिया। पावलोव ने अपने सिद्धांत पर क्रिया के पुनरावृत्ति पर बल दिया। ठीक है, इसके अलावा आरएस थ्योरी ने भी स्क्लेर ने पुनर्बलन पर बल दिया और पुनर्बलन का सिद्धांत क्लार्क हल ने तो सबसे महत्वपूर्ण सीखने के लिए भी किसको माना? पुनर्बलन को माना। इसका मतलब थॉर्नडाइक के सिद्धांत में विषय वस्तु का बार बार अभ्यास करवाया जा रहा है तो पुनर्बलन मिल रहा है। सीआर थ्योरी में विषय वस्तु की बार बार पुनरावृत्ति करवाई जा रही है तो पुनर्बलन मिल रहा है। और आरएस थ्योरी के अंतर्गत स्क्लेर और रेनफोर्समेंट थ्योरी के अंतर्गत क्लार्क हल ने तो स्वीकार ही किसको किया था? पुनर्बलन को स्वीकार किया था। बल्कि गुथरी का मानना है कि पुनर्बलन स्थापित करके प्राणी को कभी भी नहीं सिखाया जा सकता कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य पुनर्बलन के आधार पर नहीं होता, सीखना नहीं होता, नहीं सीख सकता कि प्राणी को उद्दीपक दिखाकर अनुक्रिया करवाई जाए और उसके बाद में पुनर्बलन दिया जाए तो प्राणी कभी भी नहीं सीखता है। खंडन किया इन चारों के सिद्धांत का। यहीं से प्रश्न पूछ लिया। हम जब एग्जाम हॉल में बैठे रहते हैं या फिर पढ़ते समय, उस समय हम क्या करते हैं कि जो सिद्धांत वगैरह प्रस्तुत किए गए उस सिद्धांत की मूल अवधारणा क्या है ये हम कभी भी नहीं समझ पाते। हम केवल रटने पर ध्यान देते हैं। हम क्या करते हैं? केवल और केवल रटने पर ध्यान देते हैं। हमें जो पढ़ाया जाता है उसकी सही तरीके से हम नकल भी नहीं कर सकते। सही तरीके से क्या नहीं कर सकते? सही तरीके से हम नकल भी नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि जैसा टीचर करता हम वैसा नहीं कर सकते। एक बार टीचर ने क्या किया, बच्चों का ध्यान, बच्चे विषय वस्तु के प्रति कितना ध्यान केंद्रित करता है ये ध्यान केंद्रित करवाने के लिए एक छोटी सी प्रतियोगिता रख दी। ठीक है, क्या रख दी? प्रतियोगिता रख दी। प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या मंगवाया? बच्चों से किसी बच्चे को या किसी अन्य व्यक्ति को बोला कि जा गोबर उठा के लेके आ।
गोबर उठा के ले गया, उसके ऊपर खूब सारी चीनी डाल दी। क्या डाल दी? चीनी डाल दी। चीनी डालने के बाद में स्टूडेंट्स को सामने आस पास में बिठा लिया और बिठाने के बाद में कि आज आपकी प्रतीक्षा की जा रही है, परीक्षा ली जा रही है कि आप विषय वस्तु के प्रति ध्यान केंद्रित कितना करते हो, ध्यान केंद्रित करने की योग्यता कितनी है, आप कितना समझते हो। ठीक है, बोले क्या करना है? करना क्या? बोले इसमें इस गोबर में अंगुली डुबोनी है और डुबोने के बाद में चाट लेनी है। सबसे पहले टीचर ने अंगुली डुबोई और एक सीधी वाले अंगुली को डुबोकर दूसरी वाले अंगुली को चाट लिया। लेकिन स्टूडेंट ने क्या किया? स्टूडेंट ने उसी अंगुली को डुबाया और उसी को चाट लिया। इसका मतलब उन्होंने क्या नहीं किया? ध्यान केंद्रित नहीं किया, विषय वस्तु को सही तरीके से समझा ही नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले 5 घंटे पढ़ने की बजाय आप चाहे आधे घंटे पढ़ लो, उस आधे घंटे को सोच समझ के या फिर मनन करके यदि आपने पढ़ लिया तो ऐसा ज्ञान हमेशा के लिए स्थायी हो जाएगा। और परीक्षा में भी हमारे साथ में यही घटना घटित होती है कि हम परीक्षा देने जाते हैं, जल्दीबाजी बहुत करते हैं। हमें फिक्स टाइम दिया होता है कि जब रीट का पेपर है और रीट का पेपर के लिए हमें कम से कम 90 मिनट मिले, 150% के लिए 90 मिनट मिले, लेकिन 90 मिनट में हमारे लिए काफ़ी होती है। हम पेपर को इतना जल्दी सोल्व करते हैं कि 1 घंटे में पेपर को सोल्व करके और सोल्व करने के बाद में ओएमआर शीट को भरकर आसानी के साथ में बैठ जाते हैं, नींद लेने लग जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी खूबी होती है, क्योंकि हम किसी भी विषय वस्तु का जो आंसर है वो बिना सोचे समझे देते हैं और जिसका परिणाम जब आता है तो उसका भुगतान भी किसको करना पड़ता है? खुद ही कोई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कहता है कि ये पुनर्बलन का विरोध करता है। तो प्रश्न पूछा था कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन को स्वीकार नहीं करता? तो समयता और प्रतिस्थापन का सिद्धांत ये पुनर्बलन को स्वीकार नहीं करता। कि गोत्रे मानता है कि उद्दीपक तथा अनुक्रिया के मध्य पुनर्बलन का आधार सीखना नहीं होता। प्राणी को सिखाने के लिए क्या करना चाहिए? उद्दीपक एवं अनुक्रिया के बीच में समीपता स्थापित कर देनी चाहिए। क्या कर देनी चाहिए? समीपता स्थापित कर देनी चाहिए। समीपता ऐसे ही स्थापित करने देनी चाहिए कि वर्तमान समय में हम रिट की एग्जाम की बात करें, रिट के बारे में न कोई विज्ञप्ति आई है, 2020 की जो रिट है उसके न तो कोई विज्ञप्ति आई है और न सिलेबस पूरी तरह से डिक्लेयर हुआ है। ऐसे में सारे विद्यार्थी असमंजस की स्थिति में, कोई भी विद्यार्थी 80% विद्यार्थी तैयारी नहीं करें, ऐसे इधर उधर ही घूम रहे। यदि उनको बता दिया जाए कि ये रिट है और रिट की एग्जाम आपके लिए उद्दीपक है, इस उद्दीपक के साथ में विद्यार्थियों की समीपता स्थापित करते कि एग्जाम मात्र 1 मंथ के बाद में होने वाली है, लक्ष्य जितना पास में होगा व्यक्ति उतनी जल्दी अनुक्रिया करेगा और अधिगम तीव्र गति से कर लेगा। ये कौन स्वीकार करता है? ये एडविन गुथ्रे स्वीकार करता है। एक कहता है कि सीखना तब होता है कि जब अनेक उद्दीपकों के मध्य, अनेक उद्दीपकों के प्रति अनेक क्रियाओं के मध्य समीपता एक निश्चित समय यानी 1 महीने का समय दे दिया जाता है, निश्चित समय और निश्चित दूरी पर होती है, तो प्राणी शीघ्रता के साथ में सीखता है। अतः एडविन गुथ्रे ने अपने सिद्धांत को क्या नाम दिया? अपने सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत नाम दिया। क्या नाम दिया? उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत नाम दिया। ठीक है, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो एडविन गुथ्रे ने 1952 ईस्वी में अपनी पुस्तक है साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग का प्रकाशन किया। प्रकाशन करने के साथ इसी पुस्तक के अंतर्गत अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया और प्रतिपादन करके सबसे पहले एसआर थ्योरी, सीआर थ्योरी, आरएस थ्योरी, रेनफोर्समेंट थ्योरी का खंडन किया और खंडन करके निष्कर्ष निकाला कि सीखना उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच में पुनर्बलन का आधार नहीं होता। उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में समीपता स्थापित कर दी जाए और समीपता इतनी स्थापित की जाए कि उसके बीच में निश्चित समय और निश्चित दूरी रख दी जाती है, तो प्राणी शीघ्रता के साथ में क्या कर लेता है? अधिगम कर लेता है, अर्थात सीख लेता है। अब हम बात करते हैं एडविन गुथ्रे ने प्रयोग किस पर किया। प्रयोग किस पर किया? एडविन ने प्रयोग एक खरगोश यानी सफेद रंग के खरगोश और सफेद रंग के खरगोश के साथ में बिल्ली पर प्रयोग किया। सफेद रंग के खरगोश और सफेद रंग के खरगोश के साथ में बिल्ली पर प्रयोग किया। खरगोश के साथ में प्रयोग एक 3 वर्ष के बालक, 3 वर्ष का बालक और बालक का नाम था पीटर।
बालक का क्या नाम था? पीटर। खरगोश के साथ में जो प्रयोग किया वो 3 वर्षीय बालक पीटर पर किया। वॉटसन ने अपना जो प्रयोग किया था व्यवहारवाद में अधिगम का जो सिद्धांत है, इसके आगे वाला सिद्धांत पर हम चर्चा करेंगे। वाटसन ने भी अपना जो अपने खुद का जो 11 माह का बालक था अल्बर्ट और 3 वर्ष का जो बालक था पीटर, उन दोनों पर प्रयोग किया। तो पीटर पर प्रयोग है वो एडविन गुथरी के द्वारा भी किया गया और जो पीटर पर प्रयोग है वो वाटसन के द्वारा भी किया गया। क्योंकि एडविन गुथरी का सिद्धांत है, ये वाटसन का व्यवहारवाद का अधिगम सिद्धांत है, उस सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो प्रयोग खरगोश और खरगोश के साथ में किस पर प्रयोग किया? बिल्ली पर प्रयोग किया। बिल्ली पर एक प्रयोग किया और एक प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला। एक प्रयोग किया और एक प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि बालक जटिल विषय वस्तु यानी कठिन विषय वस्तु, बालक जटिल विषय वस्तु को सीखने के लिए, जटिल विषय वस्तु को सीखने के लिए अनेक उद्दीपकों के मध्य अनेक अनुक्रिया करता है। अनेक उद्दीपकों के मध्य अनेक अनुक्रिया करता है, अनेक अनुक्रिया करता है और समीपता स्थापित कर लेता है। क्या कर लेता है? समीपता स्थापित कर लेता है। कि व्यक्ति जैसे गणित और विज्ञान विषय को सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार उस उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करनी पड़ेगी। अंत में जाकर क्या होता है, काफी बार उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध या अनुबंधन स्थापित होने के बाद में दोनों के मध्य क्या होती है? समीपता स्थापित होती है। और बिल्ली पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि बालक जटिल विषय वस्तु जैसे गणित और विज्ञान विषय, इनको सीखने के लिए क्या करनी पड़ती है? उसको बार बार अनुक्रिया करती है, तब उस उद्दीपक के बीच में क्या होती है? उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में समीपता अर्थात साहचर्य स्थापित हो जाता है। खरगोश और 3 वर्षीय बालक पीटर पर प्रयोग किया और पीटर पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला, पीटर पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि सीखने के लिए व्यक्ति को अनेक प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। अनेक प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। अनेक प्रयास नहीं करने पड़ते, बल्कि सीखना एक ही प्रयास का परिणाम है। सीखना एक ही प्रयास का परिणाम है। सीखना एक ही प्रयास का परिणाम है। अतः इस सिद्धांत को एकल प्रयास का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल प्रयास का सिद्धांत। एकल प्रयास का सिद्धांत, एकल प्रयास का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, खरगोश का 3 वर्षीय बालक पीटर पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि सीखने के लिए व्यक्ति को अनेक प्रयास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति एक ही प्रयास करता है और एक ही प्रयास में विषय वस्तु का क्या कर लेता है? ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। क्या कर लेता है? ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है। अर्थात कि व्यक्ति के सामने कोई नवीन उत्तेजक आता है, व्यक्ति सीखता जाता है और नवीन उत्तेजक आता है तो व्यक्ति क्या करता है? अपनी जो अनुक्रिया होती है उस अनुक्रिया के बीच में अनुबंधन स्थापित कर लेता है और अनुबंधन स्थापित करने के बाद में जो अनुक्रिया है इस अनुक्रिया को नवीन उत्तेजक होता है उसके प्रति प्रतिस्थापित कर देता है। क्या कर देता है? प्रतिस्थापित कर देता है। इसलिए अपने सिद्धांत को क्या नाम दिया? प्रतिस्थापन का सिद्धांत नाम दिया। जैसे कि ये जो 3 वर्ष का बालक ये पीटर है, ये 3 वर्ष का बालक पीटर, ये 3 वर्ष का बालक पीटर, ठीक है,
ये पीटर अपने परिवार के सदस्यों के साथ में भोजन कर रहा था। ये पीटर अपने परिवार के सदस्यों के साथ में क्या कर रहा था? भोजन इसके लिए उद्दीपक था। और इसकी पीटर की जो अनुक्रिया है वो किसके प्रति थी? इस पीटर की जो अनुक्रिया है इस भोजन के प्रति थी। पीटर अपने प्रारंभिक दौर में इस खरगोश से डरता था। क्या करता था? डरता था। तो अब क्या किया? ये पीटर अपने परिवार के सदस्यों के साथ में भोजन कर रहा है और इसी कमरे के अंदर एक कोने में बॉक्स लाकर रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है? बॉक्स लाकर रख दिया जाता है और इस बॉक्स के अंदर क्या होता है? खरगोश होता है। बॉक्स के अंदर क्या होता है? खरगोश होता है। और ये खरगोश क्या है? एक नवीन उत्तेजक है। खरगोश क्या है? उत्तेजना प्रदान करने वाला ये तत्व है, यानी उत्तेजक है। ये उत्तेजक है, ये भोजन कर रहा है, खरगोश से बहुत ज्यादा डर रहा है। ये खरगोश क्या करता है? इसे बॉक्स से बाहर गर्दन निकालता है। गर्दन निकालते ही इससे पीटर का ध्यान है किसकी तरफ जाता है? इस खरगोश की तरफ जाता है। किसकी तरफ जाता है? खरगोश की तरफ जाता है कि वर्तमान समय में जो अनुक्रिया कर रहा था, यानी पहले जो अनुक्रिया कर रहा था, ये पहले अनुक्रिया ऐसा भोजन था, इस भोजन की ओर कर रहा था। लेकिन अब खरगोश दिखाई देते हैं। खरगोश दिखाई देने पर अब जितनी प्रकार की अनुक्रिया कर रहा है, रेस्पॉन्स, ये इस नवीन उत्तेजक के प्रति कर रहा है। क्या कर रहा है? नवीन उत्तेजक के प्रति कर रहा है। थोड़ी देर बाद में क्या किया? इस खरगोश को जस्ट पास में लाके रख दिया। खरगोश को इस पीटर के पास में लाके रख दिया। क्या कर दिया? पास में लाके रख दिया, यानी यहां पर समीपता स्थापित कर दी। क्या कर दी? समीपता स्थापित कर दी। और पास में लाने के तुरंत बाद में इस पीटर का भय निकल जाता है और एक ही प्रयास में ये पीटर इस खरगोश के साथ में खेलना शुरू कर देता है। क्या कर देता है? खेलना शुरू कर देता है। खेलना शुरू कर देता है। इसका ध्यान किसकी तरफ था? भोजन की तरफ था। लेकिन ये जो ध्यान है ये अब देखो किधर चला गया? ये नवीन उत्तेजक की तरफ चला गया। किसकी तरफ? नवीन उत्तेजक की तरफ चला गया। इसलिए जो अनुक्रिया की, इस अनुक्रिया का नवीन उत्तेजक के बीच में संबंध स्थापित हो गया। अर्थात व्यक्ति के ध्यान का जो उद्दीपक था, इस उद्दीपक के प्रति क्या हो गया? इस पीटर का प्रतिस्थापन हो गया। ये व्यक्ति की, इस पीटर की जो अनुक्रिया थी, इसलिए अनुक्रिया किधर होगी? ये इस खरगोश की तरफ प्रतिस्थापित होगी। तो इस आधार पर खरगोश से एवं 3 वर्षीय बालक पीटर पर प्रयोग किया और प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि सीखने के लिए अनेक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती है। छोटे बालक होते हैं वो एक ही प्रयास में आसानी के साथ में सीख जाते हैं। अतः अपने सिद्धांत को क्या नाम दिया? एकल प्रयास का सिद्धांत नाम दिया। क्या नाम दिया? एकल प्रयास का सिद्धांत नाम दिया। अब हम बात करते हैं कि इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। इस सिद्धांत का एक ही शैक्षिक महत्व है कि शिक्षक का दायित्व है। किसका दायित्व है? शिक्षक का दायित्व है कि बालकों के समक्ष उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य क्या करें? बालकों के समक्ष उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य समीपता या साचर्य स्थापित करें। क्या करें? समीपता या साचर्य स्थापित करें, जिसके कारण बालक क्या करेंगे? शीघ्रता के साथ में अधिगम करेंगे और आसानी के साथ में सीख जाएंगे। कि शिक्षक का दायित्व है। किसका दायित्व है? शिक्षक का दायित्व है कि शिक्षक बालकों के सामने उद्दीपक और अनुक्रिया दोनों के बीच में क्या करवाएं? बालकों की समीपता स्थापित करवाएं। उद्दीपक के साथ में बालकों की समीपता स्थापित करवाएं। बालक शीघ्रता के साथ में क्या कर लेंगे? अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।